डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्राम, आप सुन रहे हैं मसीहा और मैं हूं असद। इससे कबल आप मसीहा की 179 इक़सात सुन चुके हैं। अब किस्त 180 मुलाहिज़ा फरमाएं। इसके साथ ही आपसे इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से हमें मुतल्ला करें। आइए दास्तां का आगाज़ करते हैं। मैंने उन्हें यही बताने की कोशिश की थी कि ये लोग बर्फानी लूमड़ियों के शिकार पर निकले हुए हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? खुमैरा बोली। वो भी इस सूरत हाल पर काफ़ी मुतवहिश से दिखाई देने लगी थी। एक हकीकत ही थी कि हम पर संगीन जुर्म आयद था। पुलिस अफसर तानचिंग का कत्ल मामूली बात नहीं थी। अब ये किसे यकीन आता कि उसने हमारे साथ कैसा गैर कानूनी बर्ताव कर रखा था। हमें यहाँ से फिलफौर निकलना होगा, ख्वाह पुलिस से नाबुर्द आजमा ही क्यों ना होना पड़े। तारिक ने कहा। इन कैदियों का क्या करें? रूमी का इशारा गौहर शाह, डीबर्ग और केसरी की तरफ था। जहन्नुम में जाएं ये, मैंने झल्ला कर कहा। इन्हें तहखाने में मरता सरता छोड़ जाएंगे। मेरी बात पर किसी ने कोई तबसरा नहीं किया। अलबत्ता रूमी बोली, मेरा मिस्टर ब्राउन से राब्ता हुआ था। उसे सारी हकीकत बताना पड़ी थी। उसे भी डॉक्टर कैंटली और मिस कौरा ने उस पुलिस ऑफिसर तांगचिन के नारवा सलूक के बारे में बताया है। तुमने उनसे मदद के लिए नहीं कहा? मैंने सवालिया नजरों से रूमी की तरफ देखते हुए कहा। तो तुम्हारा ख्याल है मैं मिस्टर ब्राउन से यूं ही गपबाजी कर रही थी? रूमी ने मेरी जानिब घूरते हुए कहा। मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया। सॉरी, रूमी एकदम बोली। उसे शायद एहसास हो गया कि यह वक्त आपस में उलझने का नहीं था। आगे बात करो, मिस्टर ब्राउन ने क्या मशवरा दिया? तारिक ने रूमी की तरफ देखकर पूछा। मेरी जुबानी यहाँ बेंज पुलिस की लाकानूनियत और अब एक बदनीयत तिब्ती पुलिस अफसर का हमारे हाथों अंजाम के बाद उनका यही मशवरा था कि जितनी जल्द मुमकिन हो सके हमें किसी तरह लिहाजा पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कैंटली और मिस कौरा भी इनके मशवरे के मुताबिक लिहाजा रवाना हो चुके हैं। ओह, इसका मतलब है मिस्टर ब्राउन भी एक तरह से बेबस हो चुके। मेरे लहजे में तंज अमेज तलखी थी। रूमी ने चिढ़कर कहा, वो बेबस नहीं हुए हैं, सिर्फ इन हालात में उन्होंने ये मशवरा दिया है। तो लिहाजा में क्या इनकी कुमक हमारे गलों में फूलों का हार पहनाने के लिए मौजूद होगी? मैंने भी उसे घूरते हुए कहा, मत फूलो कि हम पर एक पुलिस अफसर के खून का ठप्पा लग चुका है। वो खुफिया एजेंटों के जरिए हमारे वहां मदद के ख्वाह हैं। रूमी ने बताया। इनके वो खुफिया एजेंट बेंज में क्यों नहीं आ जाते हमारी मदद को, जबकि उन्हें फोस्टर की अहमियत का भी अच्छी तरह अंदाजा है? रूमी ने कोई जवाब नहीं दिया। मिस्टर ब्राउन का मशवरा गलत नहीं है। तारिक, जिसने थोड़ी देर के लिए पुरसोच खामोशी इख्तियार कर रखी थी, एकदम बोला। मैं रूमी अपनी तकरार छोड़कर उसका चेहरा तकने लगे। अपने दो अदद नुमाइंदों डॉक्टर कैटली और मिस कौरा के साथ यहाँ होने वाले सलूक और यहाँ के हालात का अब तक मिस्टर ब्राउन को अच्छी तरह अंदाजा हो चुका होगा। इसलिए उन्होंने मजबूरन यही मशवरा दिया है कि हम किसी तरह यहाँ से निकल कर लिहाजा पहुंच जाएं। यूं भी अब हमारी अगली मंजिल लिहाजा ही है, जहाँ नातन रोबोस्की और उसका ग्रुप सकूनत पजीर है। लिहाजा अब यहाँ से निकलने के लिए संजीदगी से हमें प्लानिंग करनी चाहिए। तारिक की बात पर रूमी को ही नहीं बल्कि मुझे भी साथ करना पड़ा, क्योंकि डीबर्ग की इतला और किसी हद तक हमारी मालूमात के मुताबिक इस खूनी तंजीम की नई और गासिब क़यादत लिहाजा में मुकीम थी, जिसका अता पता डीबर्ग को इटली के अल्बर्टो ने बता दिया था। तब फिर हमें अभी से फरार की कोशिश कर देनी चाहिए, मैंने एकदम जोश में आकर कहा। बसूरत दीगर इस बार अगर हम बेंज पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो सूरत हाल बदतरीन हद तक खराब हो सकती है। हमें भी इसका अंदाजा है, रूमी ने सपाट लहजे में कहा। मैं कुछ नहीं बोला। हम लोग बहुत धीमे लहजे और बिल्कुल नीची आवाज में गुफ्तगू कर रहे थे ताकि ये तीनों कैदी न सुन सकें। तहम वो तशवीश ज़दा और फिक्रमंद नजरों से हमारी तरफ ही तके जा रहे थे। हमने बुढ़े तिब्ती, जो इन्हीं का ही टाउट था, के मुंह में भी कपड़े का गोला बनाकर ठूंस दिया। मुबादा ये लोग शोर मचाकर ऊपर मौजूद पुलिस वालों को इधर मुतवज्जा करने की कोशिश न करें। तहखाने में मौजूद फकत एक ही गैस लालटेन थी, जिसकी लो हमने मध्यम कर रखी थी। हमारे मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त रात का कोई दरमियानी पहर था। हम यहाँ से फरार के लिए पूरी तरह कोशां हो गए। गोंपू की तरफ से अब हमें किसी मदद की कोई मजीद उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। वैसे ही बेचारे ने हमारी बहुत ज्यादा मदद की थी, बल्कि देखा जाए तो हमारी अब तक की कामयाब मुहिम जोई में उसकी कोशिशों का भी काफी दखल था। तुम लोग यहाँ रुको, पहले मैं ऊपर हालात का जायजा लेकर आता हूँ। बिलाखिर तारिक ने मध्यम सरगोशी में हमसे कहा। कोई महफूज राह पाने के बाद हम सब निकल चलेंगे, लेकिन तुम अकेले? रूमी कहते कहते रुक गई। ऐसे वक्त में मेरा तनहा ही जाना बेहतर होगा।
सबके साथ जाने में किसी भी गड़बड़ का एहतमाल हो सकता है, वो बोला। हमने उसकी बात पर इत्तिफाक किया। वो बोसीदा जीने की तरफ बढ़ गया। हमने कैदियों की तरफ देखा। वो रसन बस्ता हालत और मुंह ठुंसे हुए कपड़े के गोलों में बेबस सिर्फ अपनी फटी फटी आंखों से हमारी तरफ घूर रहे थे। उनकी घूरती हुई आंखों में अनगिनत सवालात थे, तशवीश और फिक्र के गहरे साए थे, बेबसी, गुस्सा और झल्लाहट के तासुरात थे। तारिक को जीने की तरफ जाता हुआ देखकर हम तीनों एक साथ उस तरफ तकने लगे। डिबर्ग अलबत्ता हमारी तरफ देखते हुए अपने सर को बार बार ऐसी हरकत देने लगा जैसे वो हमसे कोई बात करना चाहता है। ये कुछ कहना चाहता है, क्या ख्याल है, इसकी बात सुन ली जाए? रूमी उसकी तरफ देखते हुए राय तलब लहजे में बोली। हरगिज नहीं, मैंने नफी में सर हिला दिया। हमें इससे जो कुछ पूछना था वो पूछ लिया है। अब इसके पास काम की कोई बात नहीं होगी, मां सिवाय इसकी दादो फरियाद के। ये अपने मुंह से कपड़ा हटवा कर चीख भी सकता है। हुमैरा ने एक और खदशे की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई। बेहतर यही है कि इन तीनों को इसी हालत में रहने दिया जाए। तुम्हारी बात सही है, मैंने तायद की। रूमी चुप रही। तारिक तहखाने का तख्ता उठाकर ऊपर जा चुका था, लेकिन अभी उसे थोड़ी ही देर हुई थी कि वो वापस आ गया। हमें उसकी इतनी जल्दी वापसी पर तशवीश हुई। खुदा बेकदमों चलता हुआ सीधा हमारी जानिब आया। क्या हुआ, खैरियत तो है? तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? मैंने उसकी तरफ देख कर पूछा। वो होले होले हाँप रहा था। बोला, गोंपू ने सही कहा था, ऊपर के हालात बेहद खराब हैं। हर जगह पहरे पर पुलिस मौजूद है। समझ में नहीं आता कि आखिर इस सराय पर मुस्तकिल डेरा डालने की वजह क्या है। गोंपू ने बताया तो था, शीशोक और एली वगैरह भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। खुमैरा बोली, उन्होंने ही कोई शरारत की है? तारिक के हल्के से पुरख्याल अंदाज में बरामद हुआ। तो क्या फिर हम यहाँ से निकल ही नहीं सकते? मैंने तशवीश का इजहार किया। खैर, ऐसी भी बात नहीं, तारिक बोला। कोशिश तो हम अपनी जारी रखेंगे, लेकिन जल्दबाजी नुकसानदेह साबित हो सकती है। तुम्हारा ख्याल है फिर हमें थोड़ा और इंतजार कर लेना चाहिए? रूमी ने पूछा। हाँ, तारिक ने असबात में सर को जुम्बिश थी। लेकिन आखिर कब तक? ऐसा ना हो कि इन्हें इस तहखाने की भी भनक पड़ जाए और हम इस चूहे दान में फंस कर रह जाएं। हुमैरा के लहजे में गहरी तशवीश थी। अल्लाह से दुआ करो, वो बेहतर करेगा, मैंने हुमैरा से कहा। गोपू हमारे लिए राशन लाया था, वही हमने जहर मार किया। थोड़ा बहुत कैदियों को भी दिया, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो सिर्फ खाने पीने के लिए अपना मुंह खोलेंगे, कोई आवाज या बात नहीं करेंगे। ऐसे में बुड्ढे तिब्ती ने मदद के लिए शोर मचाने की कोशिश की थी, तो इसका मुंह फौरन बंद कर दिया गया और फिर उसे सजा के तौर पर खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं दिया गया। इन लोगों को भी मौजूदा सूरत हालात का इल्म हो चुका था कि ऊपर पुलिस की भारी नफरी हमारी तलाश में मौजूद है। बहरकैफ वो दिन भी बीत चला। कई घंटे बाद तारिक ऊपर सुनगुल लेने के लिए गया। इसका यूं बार बार ऊपर आना जाना भी ठीक नहीं था। ऊपर मौजूद पुलिस वालों में से किसी की भी नजर उस पर पड़ सकती थी। वो इस बार थोड़ी देर से लौटा तो हमें उम्मीद हुई कि शायद इस बार वो कोई तदबीर करके आया है, लेकिन जब वो हमारे करीब आया तो उसके चेहरे पर मुतवक्का मुसरत के बजाय वही नाउमीदी, मायूसी और तशवीश के आसार नुमाया थे। खुदा खैर ही करे अब, उसने होले से कहा। हुआ क्या, आखिर कोई राह नहीं सुझाई थी? रूमी ने मुतफक्किर लहजे में पूछा तो तारिक ने अपने होंठ भींच कर नफे में सर हिला दिया। हमारे दिल खोलने लगे थे। सूरत हालात ही कुछ ऐसी होती जा रही थी, क्योंकि हम अब ज्यादा देर इस चूहेदान में महबूस रहने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। हमें यहाँ घुटन और ऑक्सीजन की कमी का एहसास होने लगा था। हालांकि हमें दूसरा ही दिन हुआ था इस मनहूस तहखाने में महबूस हुए, तो हम फिर भी 30-40 घंटे ऐसी जगह पड़े रहना मामूली बात नहीं थी। इस पर मुस्तजाद अब राशन पानी के लाले भी पड़ने लगे। पहले तो गोंपू था तो हमें कम अज कम इस तरफ से कोई फिक्र या परेशानी नहीं थी, लेकिन अब कई घंटे से गोंपू के गायब होने की वजह से हम पर यह हकीकत अयां हो चुकी थी कि उसे तफ्तीश के लिए पुलिस हेडक्वार्टर ले जाया जा चुका होगा। वरना गोंपू हमारे लिए ऐसे नाजुक और संगीन सूरत हाल में बहुत बड़ी उम्मीद और मददगार साथी साबित हो रहा था। ऐसी सूरत में जबकि हम से अब इस तंगो तारीख तहखाने में रहा भी नहीं जा रहा था और खुराक का मसला भी अगले चंद घंटों बाद हमें परेशान करने वाला था। हमें यहाँ से हर सूरत निकलना ही होगा, मैंने हतमी लहजे में कहा। ख्वाह जंग ही क्यों न करनी पड़े, इन लोगों का असलहा हमारे पास वैसे ही मौजूद है। मेरा इशारा गौहर शाह और डिब्बर की तरफ था, जिनके दीगर सामान समेत हमने उनके असलहे के बैग पर भी कब्जा जमा रखा था। नहीं, जंग के बगैर निकलना होगा, तारिक ने इख्तलाफ किया। जंग की सूरत में बेचारा गोंपू एक बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। हमारे यहाँ से निकल भागने का मतलब यही होगा कि शीशोक और पुलिस के खदशात दुरुस्त साबित होंगे कि गोंपू ही हमारा मददगार था।
ऐसी सूरत में वो पुलिस ही के नहीं बल्कि अपने लोगों और दलाई लामाओं के ज़ेर अताब भी आ जाएगा। ओह वाकई ये बात तो है, मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने खफीफ सा होकर कहा, लेकिन फिर आखिर ऐसी क्या तदबीर की जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अल्लाह मालिक है, हम कोशिश जारी रखेंगे अपनी, तारिक ने कहा। वक्त अंदेशनाक लम्हात की धमक देता बीता जा रहा था। दूसरा दिन भी गुजर गया, खुराक खत्म हो गई। हम गोपू की दोबारा आमद से मायूस हो चुके थे, क्योंकि उसने हमें पहले ही बता दिया था कि जल्द या बादेर उसे तफ्तीश या पूछगछ के लिए पुलिस हेडक्वार्टर ले जाया जाने वाला है। अब तक गोपू नहीं आया था, जिसका मतलब साफ था कि उसे पुलिस ले जा चुकी है। अब तो सूरत हाल ये थी कि हम भी अब अपने ही 3 कैदियों के साथ एक तरह से कैदी ही बन चुके थे। खुराक का जखीरा जो पहले ही हम 7 कैदियों के लिए नाकाफी था, वो भी खत्म हो चुका था। तीसरे दिन हमें भूख से ज्यादा प्यास ने तंग करना शुरू कर दिया। असल कैदियों की हालत भी नाजुक होने लगी। वो बंदे बंदे तड़पने लगे। बूढ़े केसरी को दमे का दौरा पड़ने लगा तो हमने मजबूरन उसके मुंह से कपड़े का गोला खींच निकाला। वो जोर जोर से हाँफने लगा। घुटन और ऑक्सीजन की कमी के बायस उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। मैंने उसे उठाकर उसकी पुश्त मसलना शुरू कर दी और होले होले थपथपाने भी लगा, ताकि उसके फेफड़े कुदरती तौर पर अमले तनफ्फुस को जारी रख सकें। मेरी इस कोशिश से उसकी हालत कदरे बेहतर हुई तो डिबर्ग और गौहर शाह ने भी देखा देखी तड़पना शुरू कर दिया। मैंने उन मरदूदों की कोई परवाह नहीं की। थोड़ी देर तक वो ये हरकत करते रहे, इसके बाद पुरसकून हो गए। अलबत्ता बूढ़े केसरी को मैंने खबरदार करना जरूरी समझा कि वो अपने हल्क से कोई आवाज निकालने की कोशिश न करे, वरना उसके मुंह में दोबारा कपड़ा ठोंस दिया जाएगा। मैं वाकई दमे का मरीज हूँ, पानी के बगैर खुश्की होने लगती है और फिर सांस उखड़ने लगती है। वो दादो फरियाद के अंदाज में बोला। तो फिर हम क्या करें? मैंने उसे घूरा। मुझे छोड़ दो, जाने दो। मैं कसम खाता हूँ कि तुम लोगों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, बल्कि ऊपर जाकर तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, मैंने सजाइया अंदाज में कहा। तुम तो चंद टकों के एवज अपना ज़मीर बेच देने में देर नहीं करते। हमारी मदद कैसे करोगे? मुझे बहुत सबक मिल चुका है। लालच बुरी चीज है, वो पशेमानी से बोला। तुम लोगों की दुश्मनी से मुझे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए था, ये मेरी गलती थी। तो फिर अब इसकी सजा भी भुगतो। तुम क्या इस बुड्ढे से फजूल बहस में लग गए हो? इधर आ जाओ, रूमी ने कदरे चिढ़कर कहा। मैं सर चटकता हुआ अपने साथियों के दरमियान आकर बैठ गया। यह बुड्ढा हमारी मदद करेगा ऊपर जाके, तारिक ने होले से हंसकर कहा। 1 नंबर का मक्कार है ये, खुमैरा बोली। इसकी बातों में ना आना, ये पहले ही हमारे दुश्मनों का साथ दे चुका है। ऊपर जाकर ये इन्हें आजाद करवाएगा और हमें गिरफ्तार। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं, मैंने कहा, लेकिन इसकी हालत वाकई ठीक नहीं है। ये कमबख्त दमे का मरीज है, मरने दो फिर इसे, तारिक ने बेरहमी से कहा। क्यों लालच में आकर इसने हमारे दुश्मनों का साथ दिया था फिर? लेकिन इसका जुर्म इतना संगीन या बड़ा नहीं है कि इसे हम अपनी आंखों के सामने मरने दें, रूमी बोली। तुम अपनी आंखें दूसरी तरफ घुमा लो, बल्कि दीवार की तरफ कर लो, इसकी तरफ देखो ही नहीं, मैंने तल्खी से कहा। और इससे बड़ा इस बदबख्त का क्या जुर्म हो सकता है कि यह हमें खतरनाक दुश्मनों के हवाले करना चाहता था? गेहूं के साथ खून पिसता ही है, तारिक ने कहा। यह गेहूं कहाँ है? घुन ही है एक तरह से, मैंने तल्खी से कहा। ना ये लालच में आकर हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर हमारे खिलाफ खुफिया साजबाज करता, ना ही सहाल को पहुंचता। ऐसे में फोस्टर खांसने लगा। उसने पानी मांगा। हमारे पास एक घूंट भी पानी नहीं था। हमने उसे खामोश रहने और अच्छे वक्त का इंतजार करने का मशवरा दिया। इसके बाद हम चारों एक कोने में जाकर सर जोड़कर बैठ गए। थोड़ी देर बाद तिप्ती बुड्ढे केसरी ने फिर अपना राग अलापना शुरू कर दिया कि हम उसे एक मौका देकर देखें, तो अपनी गलती का अजाला करना चाहता है। नीजू अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। हमने उसे डपट कर चुप करा दिया। एक आखिरी उम्मीद ये भी थी कि क्या खबर गोपू अदम शवाहिद के बिना पर या जरूरी तफ्तीश के बाद छोड़ दिया जाए। तीसरा दिन भी तमाम होने को आया था। प्यास की शिद्दत से हमारे मुंह और होंठ खुश्क होने लगे थे। अब तो 24 घंटे भूखे रहने से पेट में भी चूहे तोड़ते हुए महसूस हो रहे थे। यह हकीकत एक मिसाल है, पर ना होता यही है कि जब मैदा काफी देर तक खाली रहे तो उसके अंदर के कुदरती एसिड्स मैदे की दीवारों को चाटना शुरू कर देते हैं, जिसकी बिना पर हमें ऐसा लगता है जैसे अंदर मौजूद चूहे खराफात कर रहे हैं। खुराक की कमी से हम पर नकाहत भी तारी होने लगी थी। बुढ़ा केसरी तो मरने के करीब हो चुका था। बाकियों ने भी अपनी अपनी तंगहाली पर तड़पना शुरू कर दिया था। बिलाखिर हमने फैसला किया कि कम अज कम खुराक के सिलसिले में तो कुछ करना ही पड़ेगा। इसके लिए मैंने ऊपर जाने का फैसला किया। रूमी और तारिक ने साथ चलने का कहा, मगर मैंने मना कर दिया। अंदर सराय मेरी देखी भाली थी, इसलिए मैंने इनसे यही कहा कि इस काम के लिए एक ही आदमी का जाना मुनासिब होगा।
हुमैरा, तारिक और रूमी ने मुझे दुआओं के साथ रुखसत किया। मैं जीने के आखिरी सिरे पर पहुंचा। लकड़ी का तख्ता थोड़ा सा उठाकर बारीक छुरी बनाई तो मुझे राहदारी सुनसान नजर आई। अच्छी तरह तसल्ली कर लेने के बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता तहखाने का तख्ता ऊपर उठाना शुरू कर दिया। बाहर आती फौरन भी आवाज उसे अपनी जगह रख दिया। इसकी कील दुरुस्त की और छत पर जाने वाली सीमेंट की सीढ़ियों के खला में थोड़ी देर के लिए जा दुबका। तहखाने के तंगो तारीख और घुटन ज़दा माहौल से बाहर आते ही मेरे आसाब को एकदम सुकून सा मिला, लेकिन दिलो दिमाग पर अभी तक इज़्तिराब और इज़्मिहलाल की कैफियत तारी थी, क्योंकि मेरे साथी अभी तहखाने की मनहूस फिजा में महबूस थे। जिंदगी की दौड़ टूटने से बचाने के लिए हमें खुराक की अशद जरूरत थी और मैं दिल ही दिल में यही दुआएं मांग रहा था कि मुझे इस मकसद में नाकामी ना हो। मुझे मालूम था कि खुराक का जखीरा सराय के किस गोशे में था, इसीलिए मुझे उसे तलाशने की जरूरत नहीं थी। यह जरूरी था कि मैं पुलिस तो क्या, किसी सकूनत पजीर मुसाफिर की नजरों में भी आए बगैर अपना काम करके दोबारा तहखाने का रुख करूं। खुराक का जखीरा सराय के बड़े से किचन के करीब ही एक गोदाम में था। मैदान साफ देखते ही मैंने धीरे धीरे दीवारों और सतूनों की आड़ लेते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। खाल में खामोशी थी, मां सिवाय चंद मुसाफिरों के खांसने या किसी के आवाज देने के सन्नाटा तारी महसूस हुआ। पुलिस का अभी तक कोई पहरेदार दिखाई नहीं दिया था, जिस सबब मुझे एक मुसरत भरा ख्याल भी आया कि क्या खबर पुलिस जा चुकी हो। जल्दी ये मेरी खाम ख्याली ही साबित हुई, क्योंकि एक मोड़ घूमते ही मुझे दो वर्दीपोश पुलिस मैन दिखाई दिए। वो दोनों सराय के बैरूनी दरवाजे की तरफ जाने वाले रास्ते पर खड़े एक दूसरे से बातें कर रहे थे और सिगरेट के कश लगा रहे थे। अब मुसीबत यह थी कि जिस जगह वो दोनों मौजूद थे, किचन और खुराक वाले गोदाम की तरफ जाने वाला रास्ता उधर ही से जाता था, वरना मैं रास्ता बदल देता। दूसरी मुसीबत यह थी कि यहाँ खड़े होकर इनके जरा देर टलने का भी मैं इंतजार नहीं कर सकता था। कोई और यहाँ आ सकता था और मुझे इस तरह खड़े पाकर शक में मुब्तला होकर इन्हें मुतल्ला कर सकता था, क्योंकि यह बात यकीनी थी कि पुलिस ने यहाँ पहले से मुकीम मुसाफिरों को भी कुछ जरूरी हदायत देकर समझा रखा होगा। मैंने मुस्तरबाना अंदाज में इधर उधर देखा कि आगे निकलने की कोई राह पा सकूं कि अचानक मुझे एक तरफ से भारी कदमों और किसी के जोर जोर से बातें करने की आवाजें सुनाई देने लगी। यूं लगा जैसे वो लोग इसी तरफ चले आ रहे हों। वही हुआ जिसका डर था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने इधर उधर देखा, छुपने की कोई राह नजर नहीं आ रही थी। शुक्र था कि सराय का अंदरूनी माहौल ही कुछ ऐसा था कि यहाँ दिन में भी तारीकी ही का समा होता था। आवाजें और भारी कदमों की धमक करीब आती जा रही थी और मैं फिक्रमंदी और तशवीश से बार बार अपने खुश होंठों पर जुबान फेरे जा रहा था। मेरा पकड़ में आना खतरे से खाली नहीं होता, सबकी मुसीबत आ जाती। बेबसी के आखिरी लम्हात में मैं गैर इरादी तौर पर उसी तरफ तकने लगा जिस तरफ से आवाजें लम्हा ब लम्हा करीब आती जा रही थी। और फिर अचानक ही अव्वल जिक्र दोनों अहलकार पर मेरी नजर पड़ी तो यकबार की मुसर्रत से मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो अचानक ही न जाने किस वजह के तहत दो मुख्तलिफ सिमतों की तरफ बढ़ गए। मैं फौरन उस जानिब लपका और किचन वाली राहदारी की तरफ मुड़ गया। गोदाम का दरवाजा किचन के दरवाजे के करीब था। किचन का दरवाजा तो मुझे खुला मिला, अलबत्ता गोदाम का दरवाजा मुझे जरा भिड़ा हुआ लगा। मैंने सरदस्त किचन में दाखिल होने की कोशिश नहीं की, मुबादा वहां बावर्ची वगैरह ना हो और वो मुझे देखकर चौंक सकता था। गोदाम के अंदर भी अमले के किसी शख्स की मौजूदगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, मगर उम्मीद यही थी कि वहां कोई नहीं होगा।